हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन चैप्टर में आज हम टॉपिक ले रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में आरओ भी बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में आरओ बोलते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स ऑस्मोसिस के उल्टा। रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स ऑस्मोसिस के उल्टा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ बीच में एसपीएम लगा हुआ है, ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ्रेश वाटर है, या फ्रेश वाटर कह सकते हैं या करें प्योर सॉल्वेंट है। दूसरे साइड में सॉल्ट वाटर है, यानी कि वाटर में कुछ सॉल्ट डिजॉल्व है, या इम्प्योर वाटर कह सकते हैं। तो हमने ऑस्मोसिस में देखा था कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को, यानी प्योर सॉल्वेंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है। यानी कि एसपीएम के थ्रू सॉलिड पार्टिकल फ्लो नहीं हो सकता, सिर्फ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से सॉल्वेंट ऑस्मोसिस केस में यहाँ से सॉल्वेंट सॉलिड वाटर या सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करेगा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ से होगा। इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सॉल्ट वाटर की कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा ताकि दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन सेम हो जाए। और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। लेकिन यदि हम यहाँ कोई एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं और यहाँ से कोई प्रेशर डालते हैं सॉल्ट वाटर के कंपार्टमेंट या सॉल्ट वाटर साइड में, तो एक ऐसा प्रेशर आएगा, एक ऐसा टाइम बाद प्रेशर आएगा जिसमें कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्ट की वाटर की तरफ मूवमेंट रुक जाएगा। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उसे थोड़ा सा जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर जब देते हैं, तो उस केस में यहाँ से सॉल्वेंट का मूवमेंट सिर्फ रुकता ही नहीं है, बल्कि सॉल्ट वाटर या जो इम्प्योर वाटर है उसका जो सॉल्वेंट है फ्रेश वाटर की तरफ या प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है। जबकि हम थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर, लार्जर प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि यदि मान लीजिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस पर थोड़ा सा भी एक्सेस प्रेशर यदि देते हैं प्लस एक्सेस प्रेशर, तो उस केस में जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है उल्टा हो जाता है। यानी कि सॉल्वेंट इम्प्योर वाटर के इम्प्योर कंपार्टमेंट से प्योर कंपार्टमेंट आना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्ट में आरओ भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल घरों में आरओ मशीन लगा होता है जो इम्प्योर वाटर को प्योर करके पीने लायक बनाता है, यानी ताकि उसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स if slightly larger pressure is applied, if slightly larger than osmotic pressure is applied on the salt solution part or salt solution side। तो यहाँ पे जैसे ही हम थोड़ा सा ऑस्मोटिक से ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है और सॉल्वेंट सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ फ्लो करने लगता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है कि सलाइन वाटर को या वाटर जिसमें काफ़ी इम्प्योरिटी है उसको साफ करके, उसको प्योर करके पोर्टेबल वाटर बनाना। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर घरों में आरओ मशीन लगी होती है ताकि इम्प्योर वाटर को प्योर करके पीने लायक बनाया जा सके। और जो एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये सेलुलोज स्टेट का बना होता है।
सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एसपीएम की सेमी परमानेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करने के अलाउ करता है, यानी कि एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, इसके थ्रू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं होते हैं। एसपीएम के थ्रू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो नहीं होते, यानी कि उसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी वो इस एसपीएम के थ्रू पास नहीं होगा। ओनली जो प्योर सॉल्वेंट है वो सिर्फ एसपीएम के थ्रू पास होता है। तो यानी कि जब हम ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को जब उल्टा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और वो तब होता है जब हम पिस्टन के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस। और या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज ही बोलते हैं इसे। एबनॉर्मल मोलर मासेज और कहीं कहीं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज ही बोलते हैं। तो अभी तक हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसमें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया था, जैसे कि सॉल्यूशन जो लिया था और देखा गया था कि जैसे जैसे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का पार्ट बढ़ता है, यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती है, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्वेंट लिया था और प्लस सॉल्वेंट लिया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें सॉल्यूट जो हमने लिया था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाके डिजॉल्व या आयंस में नहीं टूटते हैं, वैसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस में नहीं टूटते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप शुगर कह सकते हैं। शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद ये अपने आयंस में नहीं टूटता है। तो अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा था वो हमने इस तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में देखा था। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जो जिनको सॉल्यूशन जब बनाते हैं या जिसको जब डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि KCl को यदि हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, यानी कि यदि वाटर में इसको डिजॉल्व करें तो ये पोटेशियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ KCl लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 मोल हो जाता है, यानी पोटेशियम का 1 मोल प्लस क्लोराइड का 1 मोल, तो ये 1 + 1 मिलके 2 हो जाता है। और इसको कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स टूटना, अलग हो जाना। उसी तरह से यदि हम सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम का 1 आयन और क्लोराइड का 1 आयन
यानी 1 + 1 2 हो जाता है। ये भी डिसोसिएशन कैटेगरी में है। उस तरह से यदि हम सोडियम सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे 1 मोल लिया है, 1 मोल लिया है, और ये सोडियम को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे और यदि कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है तो सोडियम के आयन के 2 मोल और प्लस सल्फेट का 1 मोल, सल्फेट का 1 मोल, तो इसका 2 और सल्फेट का 1, ये दोनों मिलके 3 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड के केस में देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस, सोडियम क्लोराइड केस में भी देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, और सोडियम सल्फेट केस में देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन। तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस या सॉल्यूट का नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि बढ़ता है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाता है। यानी कि यदि पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, इस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो हमने देखा था कि सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में उसका मोलर मास इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है किसी का तो उसका मोलर मास घट जाएगा। इस केस में कोलिगेटिव property increases and molar mass decreases। यदि डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ मोलर मास। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तो उसका मोलर मास घट जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल है डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन केस में जबकि सबस्टांस सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करते हैं, सबस्टांस को जब सॉल्वेंट डिजोल्व करते हैं तो अपने आयंस में टूट जाता है, उसको कहते हैं डिसोसिएशन। दूसरा एग्जाम्पल है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि आपस में मिल जाना, एसोसिएट हो जाना। जैसे कि एसिटिक एसिड केस में CH3COOH, और इसको यदि हम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व इन बेंजीन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। CH3 यानी कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से डाइमेराइज हो जाते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड का हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, इसको बेंजीन में डिजोल्व किया है, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ये 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डाइमेराइज होते हैं। 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उनके बीच डिसोसिएशन होने का जो मेन कारण है वो दोनों मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पा जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि
H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट इज गोइंग टू लेस, तो कम हो जाता है। तो इस केस में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यदि लेस हो जाएगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज घट जाएगा। इस विशेषण केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा एज पर डिफिनेशन। तो इस केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेज। इसके ठीक उल्टा एंड मोलर मास इंक्रीजेज। इस केस में जब एसोसिएशन होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज घट जाएगा और मोलर मास बढ़ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पहले कंसेप्ट लेके चले थे, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, यानी कि जब सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होता है और उसको हम एज ए वन लेके चल रहे थे, एज ए इंटीग्रल पार्ट लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिसोसिएशन केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, एसोसिएशन केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रिजल्ट पे इफेक्ट होता है। इट मीन्स कि जो पहले हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो फार्मूला ड्राइव किया था, इक्वेशन ड्राइव किया था, वो उतना एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। इस तरह से जब हम देख रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू उसका मोलर मास निकालेंगे, जैसे जब किसी मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, जैसे 2 से 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो इस केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा और मोलर मास बढ़ जाएगा। इन मोलर मास बढ़ने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल मोलर मास हम एज्यूम कर रहे थे कि इसका थ्योरेटिकल मोलर मास ये होना चाहिए, जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू एसिडिक का मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। उसी तरह से जिस सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है उसके केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा और मोलर मास घट जाएगा। यानी कि मोलर मास थ्योरेटिकली जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जब मोलर मास निकालते हैं तो या तो मोलर मास एग्जैक्ट भी हो सकता है, बढ़ा हुआ भी मिल सकता है और घटा हुआ मिल सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि मोलर मास एबनॉर्मल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरेटिकली जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही होगा। मोलर मास बढ़ भी सकता है और मोलर मास घट सकता है। उस तरह के मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जब हम मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास बढ़ भी सकता है। मोलर मास बढ़ेगा तब जबकि एसोसिएशन होगा और मोलर मास घटेगा तब जबकि डिसोसिएशन होगा। तो उस तरह के मोलर मासेस को, बढ़े हुए या घटे हुए मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेज। तो इस तरह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन को तो इस तरह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशंस को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए वांटॉप ने 1880 में एक वांटॉप फैक्टर दिया। वांटॉप ने 1880 में एक फैक्टर दिया जिसको वांटॉप फैक्टर बोलते हैं और उसका सिंबल होता है आई। सो वांटॉप फैक्टर, जिसको शॉर्ट में आई से इंडिकेट करते हैं। तो आई इक्वल, यानी वांटॉप फैक्टर आई इक्वल नॉर्मल
मोलर मास, यानी कि जो मास हम थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं, डिवाइडिंग बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। इसका इक्विवेलेंट हम दूसरा ले सकते हैं कि I इज इक्वल टू, यानी वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यू कैन से प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, और डिवाइडिंग बाय calculated colligative property। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं, और एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, आई थिंक दैट इज आफ्टर होगा यहाँ पे, आफ्टर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये तीन तरह के वांटअप ने फॉर्मूला दिया। फर्स्ट, वांटअप फैक्टर I इक्वल नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मीन्स थ्योरेटिकली मोलर मास, जो हम थ्योरी से या कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास जो प्रैक्टिकली निकल के आता है कि कितना उसका मोलर मास निकल के आ रहा है। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो वांटअप फैक्टर I निकल आएगा। दूसरे केस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्रैक्टिकली निकल के आता है, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड केस में I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम यदि लें, जैसे कुछ कैलकुलेट करके देखें। जैसे कि KCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये पोटेशियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे 1 मोल पोटेशियम का और 1 मोल क्लोराइड आयन का। तो इस केस में I इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यदि हम तीसरा I का फॉर्मूला देखें तो I इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, यस, टूट रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इज 2, और बिफोर कितना है, 1 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। उस तरह से यदि हम सोडियम कार्बोनेट लें और इसको वाटर में डिजोल्व करें, तो यहाँ पे देयर आर 2 मोल ऑफ
sodium ion and 1 mole of carbonate ion. यहाँ पे there are 1 mole of sodium carbonate, यहाँ पे 2 moles of potassium sodium ion and 1 mole of carbonate ion. Total there are 2 plus 1 is 3. तो यहाँ पे I की वैल्यू I इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और डिवाइडिंग बाय 1, सो I की वैल्यू हो जाएगी 3. एसिटिक एसिड केस में देखे हैं कि 2 डिवाइडिंग 2 एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको हम बेंजीन में डिजोल्व कर देते हैं. तो ये डाइमराइज होके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. डाइमराइज होके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल जब बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि I की वैल्यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन. यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है. तो एसोसिएशन हो रहा है, तो आफ्टर एसोसिएशन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल और बिफोर एसोसिएशन इट इज 2. सो I की वैल्यू हो जाएगा 0.5. So in summary, we can say that in case of dissociation, I is greater than 1. यानी डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी. दूसरा केस, इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना देंगे या 3 मॉलिक्यूल मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल, उतनी एसोसिएशन केस में द वैल्यू ऑफ I इज लेस देन 1. और थर्ड केस है कि इन केस ऑफ neither association or dissociation,
आई इक्वल 1, यानी कि जिस केस में ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा तो उस केस में आई की वैल्यू 1 रहे। जहाँ पे डिसोसिएशन होगा वहाँ आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे एसोसिएशन होगा वहाँ आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो लास्ट में क्वांटफ ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी इक्वेशंस पहले डिराइव हुए थे उन सारी इक्वेशंस में इस एबनॉर्मल मासेस को करेक्ट करने के लिए या एबनॉर्मल मासेस का जो केसेज है इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जितने भी इक्वेशंस या फार्मूले थे उसमें सब में आई से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, उन्होंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो equation of colligative properties after inclusion of want of factor I. So equation of colligative properties after inclusion of quantum factor I. जैसे पहला है रिलेटिव lowering of vapor pressure that is P1 naught minus P1 dividing by P1 naught is equal to N2 upon N1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। पहले फार्मूला ये था, तो वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करने के बाद इसका फार्मूला जाएगा P1 नॉट P1 0 माइनस P1 डिवाइडिंग बाई P1 0 इज इक्वल टू आई इंटू, इसमें आई से मल्टीप्लाई जाएगा आई इंटू N2 अपॉन N1। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। elevation of boiling point. Elevation of boiling point, that is delta TB equal KB into M, KB into M। और पहले क्वालिटी प्रॉपर्टी का इक्वेशन फार्मूला ये था, अब इसमें हम I से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आई इंटू के बी इंटू एम। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम। एम इज द मोलालिटी। अब इसमें हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम मोलालिटी। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल
आई इंटू N2 IT अपॉन B। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल क्वांटम फैक्टर I मल्टीप्लाइड बाय N2 RT डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से जो पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्वांटम फैक्टर इंक्लूड होने के बाद या क्वांटम फैक्टर अप्लाई होने के बाद उसका इक्वेशन या फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन या फार्मूले में आई से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस आई से मल्टीप्लाई होने के बाद जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे वो इट विल बी एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, क्योंकि यदि सॉल्वेंट के अंदर यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स इनएक्ट है, कोई एसोसिएशन डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू घट जाएगी। तो उससे जो रिजल्ट निकल गया है दैट विल बी मोर एक्यूरेट। तो इस तरह से आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं, और इस तरह से ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अगले क्लास में एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।